तिब्बी शोबे में नर्सेस का जो खिदमात है वो बड़ा अहम होता है। वो और डॉक्टर्स को असेस करने के साथ साथ जो मरीज़ होते हैं उनकी तीमारदारी करते हैं, उनके जो तिब्बी हवाले से जो मामलात है वो भी देखते हैं वार्ड्स में। इस हवाले से जो अस्पतालों में काम करने वाली नर्सेस हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात और मसाइल का सामना रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सरकारी अस्पताल के एक वार्ड में। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि जो नर्सेस हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहता है दौरान ड्यूटी। जी, आप ये बताएँ कि आपका नाम क्या है और आपको दौरान ड्यूटी किन मुश्किलात का सामना रहता है? मैं स्टाफ रिफ़त हूँ। ये खालिद साहब की वार्ड है, मेडिसन 3-1। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 40 के करीब पेशेंट एडमिट है। तो मैं अकेली स्टाफ हूँ यहाँ पे। तकरीबन 2 महीने से मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ अकेली, कोई छुट्टी नहीं है। और 40 से अबव भी पेशेंट होते हैं जिस दिन इमरजेंसी होती है। तो इसकी क्या वजह है कि इतने दिनों से आपने छुट्टी नहीं की है? जब भी मैं बोलती हूँ कुछ ऐसा कि मुझे छुट्टी कराई जाए तो वो कहते हैं कि स्टाफ नहीं है। यहाँ पे स्टाफ की कमी है, जबकि यहाँ पे 300 के करीब स्टाफ होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में। आप ख़ुद भी माशाल्लाह से चीफ़ नर्सिंग भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं नर्सिंग कॉलेज की। तो नर्सिस का शोबा इतना मुकद्दस हो के भी हमारी अब नर्सिस के मसाइल क्यों सामने आना शुरू हो गए? कोई नर्स अगर छुट्टी मांगने आ गया कि उसके बच्चा बीमार है तो हम उसको छुट्टी बहुत दफ़ा ये कह के नहीं दे सकते कि हमारे पास शॉर्टेज है, हम नर्सेस को बिल्कुल नहीं वो बहुत ज़्यादा स्पेयर नहीं कर सकते, तो हम उसको बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं देंगे। तो 1-2 छुट्टियाँ दे के उसको कहते हैं, वो आती है बच्चे के लिए परेशान रहती है, फिर काम करना शुरू कर देती है वार्ड में। बट ये कि लोग प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर इस बात का जज्बा भी होता है कि हम काम करें। लेकिन जब आप उनको प्रॉपर बराबरी के हकूक़ नहीं देंगे तो फिर वो लोग जो है इस बात से डिसपॉइंट भी होते हैं। नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर रूथफा सिविल हॉस्पिटल, उसकी प्रिंसिपल हैं खैरुन्निसा खान साहिबा। ये बताइए कि नर्सेस के क्या मसाइल हैं इस मुल्क में? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में। आप देखें कि हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि नवाबशाह में ये हो गया, खैरपुर में इस तरह की वारदात हो गई, नाइट में किसी ने किसी के साथ मिसहैप कर दिया। तो एक तो मेजर मसला जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी का है कि नर्सिस और मिडवाइफ्स को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये बताएं कि यहाँ पे जो आप जो अटेंडेंट होते हैं उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा होता है? मैं स्टाफ शमीम सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ हूँ, इधर सीनियर स्टाफ हूँ। और सर इधर इतना काम, इतने पेशेंट्स है, पेशेंट को हम पूरा नहीं कर सकते अकेले। एक स्टाफ 25-25, 30-30 पेशेंट को अटेंड कैसे करे? और उनके रिलेटिव हमारे साथ ऐसे करते हैं, ये पहले करो, ये पहले करो। पेशेंट इतनी बदतमीज़ी करते हैं, जब एक पेशेंट का काम नहीं करोगे तो उनके रिलेटिव तो हमें मारने पे भी आ जाते हैं। जब नर्सिस की ट्रेनिंग हो रही होती है तो उनकी क्या बिहेवियर की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में किसी में भी चले जाएं तो सब लोग ना नर्सिस की जो रवैये है ना उनसे बहुत खफा हैं और शिकायत यही करते हैं कि जी उनका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है। तो जब आप ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो क्या बिहेवियर की ट्रेनिंग नहीं होती? एक बर्न आउट होता है नर्सिस के अंदर कि आप एक 70 मरीज़ एक नर्स देखेगी, वो जब देखती है पेशेंट्स को तो कितने के मरीज़ों को वो एक साथ में एक वक्त में देख सकती है। उसको भी ज़रूरत है रेस्ट करने की, उसको भी ज़रूरत है बैठने की। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यही अपील है कि नर्सिस, मिडवाइफ, एलएचवी जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर काम कर रहे थे, बहुत डिवोटेड वर्क किया। इवन कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने वॉलंटरी सर्विसेज दी और सिंध में बहुत अच्छा काम किया, तो कम से कम उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनकी सैलरियाँ जो हैं, जो नर्सिस हैं, मिडवाइफ हैं, एलएचवी, उनमें इजाफा किया जाए। आप ये बताएं कि यहाँ पे दौरान ड्यूटी किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे बस हम सुबह 8 बजे से आते हैं 2 बजे तक, फिर वहाँ पे कोई भी नहीं होता तो सिर्फ सब कुछ मुझे करना पड़ता है और छुट्टी तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर आ रही हूँ ईद से लेकर अभी तक। और परसों एक अटेंडेंट मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, पूरे डॉक्टर्स के सामने मुझे उसने बहुत बेइज्जत किया था। तो फिर मैंने कहा बस अब मैं नहीं करूँगी यहाँ पे काम, कि ये अलग बहुत बदतमीज़। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ वो लोग कहते हैं आप हमारा काम के, वहाँ से दुपट्टा खींच रहे हैं, वहाँ से वो मेरा काम करो। कल भी मुझे यहाँ पे नीडल लगा है, बहुत अभी तक पेन हो रहा है मुझे, इसीलिए तो बहुत इशू होते हैं यहाँ पे मुझे।
सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिस की कमी की वजूहात क्या है, और जो नर्सिस छोड़ के यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जा रही है उसकी क्या वजह है? जी, जो पहला आपका सवाल है कमी की वजूहात, तो ये है कि हम नर्सिस प्रोड्यूस पिछले 4-5 साल में नहीं कर सके, जो नर्सिस शॉर्ट हो गई। बट और जो यहाँ से छोड़ के जाने की वजह वो ये है सैलरी पैकेज। आपको पाकिस्तान के अंदर वो सहूलतें ही नहीं दी जाती जिनके लिए लोगों को अभी बेसिक लाइफ जो अपनी नेसेसिटीज़ है वही नहीं आपको मिलती। नर्सेस के जो मसाइल हैं उसका हल आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मेन तो ये है, एक मैं अगर हॉस्पिटल में लेके जाऊँ आपको, जिस तरह नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है, इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन जो हम कहते हैं ना, एक्वायर्ड हॉस्पिटल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर आईपीसी मेंटेन होने की ज़रूरत है। बहुत चीप मेथड है हैंड वॉशिंग, जो कि करना चाहिए, जिससे हम इन्फेक्शन से खुद को भी प्रिवेंट करेंगे, साथ पेशेंट को भी प्रिवेंट करेंगे। पानी मुहैया नहीं होता, सबसे इजी चीज़ है कि पानी हर जगह, हर हॉस्पिटल में हर वक्त आना चाहिए, ताकि हम रोक सकें ट्रांसमिट होने से डिजीज़ को। फर्स्ट। सेकंड ये कि इनका यूटिलिटी, बिल्कुल यूटिलिटी स्टार्ट कर दें। कोविड अलाउंस नहीं देते तो चलें, उसका ऑल्टरनेट दें आप उनको यूटिलिटी अलाउंस दे दें, उनका कन्वेंस अलाउंस बढ़ाएं। 5,000 में आप बताएं कि कौन सी कन्वेंस महीने की अवेलेबल है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ही तर्जुमान मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद। उनसे ही हम जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उनको किन किन दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इनका सबसे पहला मसला ये है कि जो नए डॉक्टर्स इंडक्ट होते हैं, जो ट्रेनी होते हैं, हर साल में 2 दफ़ा आते हैं, इनको 6-6 महीने पे नहीं मिलती। जैसे पे रेस का अभी 35% का हुआ था, वो हर हॉस्पिटल में मिल चुकी है SYMU के। दूसरा जो इशू ये है कि आपको पता है कि यंग डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ जो होती हैं वो कहीं फ़िक्स नहीं लिखी हुई। हालांकि गवर्नमेंट के कागज़ों में ये है कि 36 घंटे आपने एक हफ़्ते में करनी है, लेकिन यंग डॉक्टर्स एक दिन में 24 से 48 घंटे करने के बाद 60 घंटे तक इनकी ड्यूटीज़ चली जाती हैं। ये एमरजेंसीज़ में मोस्टली होता है, आप किसी भी टाइम जाके देख सकती हैं। डॉक्टर साहब, अपना नाम पहले बताएं कि आप ये बताएं कि आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, दौरान ड्यूटी आपको किन मसाइल का सामना रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शुक्रुल्लाह है और मैं PGR हूँ मेडिसन में। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे बेसिक मसाइल्स हैं, जिसमें से ऑन टॉप जो है ना, यहाँ पे मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं होती, और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी हमें जो है ना, वो स्पेशली इन इवनिंग एंड नाइट्स वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो ये हमारे मसाइल हैं। और तीसरी बात ये कि इसमें हमारे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो अच्छा खासा इसने जो है ना हमारे मतलब इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। साइबर टीचिंग अस्पताल की यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मुजफ्फर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि अस्पतालों में उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि अस्पतालों में किन किस्म की मुश्किलात का सामना है आप लोगों को? जी, बड़ी मेहरबानी। हॉस्पिटल में ये है कि पेशेंट के हवाले से भी मुश्किलात हैं और डॉक्टर के हवाले से भी है। यह है कि जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आई थी MTI की सूरत में PTI वालों की तरफ से, मेरे ख़्याल में इसको शुरू करना चाहिए था वेरी बेसिक से, कि वो पेरिफेरी के स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव करते हैं, वहाँ पे पेशेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग होती और जिन पेशेंट को ज़रूरत होती उनको यहाँ पे रेफ़र कर लिया जाता। तो अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं है। पेरिफेरी से कोई भी पेशेंट विदाउट एनी, बग़ैर किसी रेफरल के सीधे आ जाता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे डॉक्टर पर पेशेंट डॉक्टर फ्लो बहुत ज़्यादा है। बात ये है कि मरीज़ यहाँ पे आता है बेसिक नीड्स के लिए, अगर उसको मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिल रही, OPD में उसको हम 3 मेडिसिन लिखते हैं, उसको नहीं मिलती। अगर हम उसको 3 टेस्ट लिखते हैं, उसमें से एक सबसे सस्ता यहाँ से हो जाता है, जो थोड़ा सा महंगा टेस्ट है वो अगर बाहर से होता है। इस तरह की बेसिक चीज़ें अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलती तो वो आके हमें बात करता है कि डॉक्टर साहब आप इधर क्या कर रहे हो। जब बेसिक्स नीड्स देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इधर बैठ के ड्यूटी करना, जो कि हम लोग कर रहे होते हैं। 3-3, 4-4 PGR बैठे होते हैं और 4-4, 500 पेशेंट आ रहा होता है, जिनको कोई पता नहीं होता कि मैंने इमरजेंसी में दिखाना है, जिनको कोई पता नहीं है कि मैंने OPD में दिखाना है। मैं OPD का केस इमरजेंसी में लेके आया हूँ, या इमरजेंसी का केस मैं OPD में लेके आया हूँ। उनको अगर ये समझाने पे हम लोग बैठ जाएं या जब ये बताने पे हम लोग बैठ जाएं तो वो ऊपर से यही कहते हैं जी डॉक्टर ने तो हमारे साथ सही से बात ही कोई नहीं की है। अब जाहिर है वो शुरू से ही पर्ची बनने से, अब आपने बाहर देखा है लाइन लगी हुई है, 400-400 बंदा जो है ना लाइनों में खड़ा हुआ है, 40-40 बंदे लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ से वो मरीज़ धक्के खाना शुरू होता है। अस्पताल में AC नहीं चल रहा है, उस चीज़ की उसको अलहदा गर्मी है। जब वो इतनी लाइनें लग के पर्ची बना के उसके बाद फिर बाहर आता है डॉक्टर रूम्स के बाहर, वहाँ पर 40 बंदा वेट कर रहा है, वो 40 बंदा फिर वेट
करके फिर अंदर आता है। अंदर 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं जिसको चारों तरफ से मरीज़ों ने घेरा हुआ है। अब हर डॉक्टर मैक्सिमम 1 से 2 मिनट उसको देता है। जब उसको हम 1 से 2 मिनट दे के दूसरे मरीज़ की तरफ जाते हैं तो पहला कहता है जी हमारे साथ इन्होंने रवैया सही नहीं रखा, हमें इन्होंने सही से देखा नहीं है। अगर हम पहले को छोड़ के दूसरे पे ना जाएं, जो दूसरा खड़ा है वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, डॉक्टर साहब आप उसको इतना टाइम से देख रहे हैं, आप हमें तो देख ही नहीं रहे। ये बेसिकली ये चीज़ें लोगों को समझ ही नहीं आती। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेडिसिन्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 6 महीने हुए यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में कोई भी मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। साथ साथ में दूसरे नंबर पे ये है यहाँ का सिक्योरिटी इशू है। तीसरे नंबर पे जो डॉक्टर्स के अलावा बाकी जो अमला है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे दूसरे हो, वो अवेलेबल नहीं है। इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए ताकि जो मरीज़ है वो सफ़र ना हो सके, क्योंकि ये तो एक फ्री इलाज है, फ्री इलाज हो जाता है लेकिन बाद में मरीज़ों को मुश्किलात का सामना होता है। जी इस तरह भी ये बाद में हम सबसे पहले तो हम पेशेंट को रखते हैं 3-4 दिन, जो एहतियाती तदाबीर है वो सारा हम उसे प्रोटोकॉल के साथ बताते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर बर्डन ये बन जाती है कि एक वार्ड में हम मतलब 50 और 60 बेड्स है। अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शस की डिज़ीज़ की तरफ बात की जाए ना, तो वहाँ पर तो ये है कि आपके साथ मतलब हर बेड और उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारा डिस्टेंस तकरीबन 2-3 फुट है हर बेड के दरमियान। ना उनकी अटेंडेंट के लिए कुछ ख़ास जगह है बैठने की, या अगर हम एक पेशेंट हमारे साथ बिल्कुल स्टेबल है, दूसरा इन्फेक्टेड है, तो हम डरते हैं कि दूसरा भी उससे इन्फेक्ट ना हो जाए, तो हम जल्दी उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो फिर हम उसे एहतियाती तदाबीर यही बताते हैं, जो सर्जरी अकॉर्डिंगली कि उसकी सफाई का ख्याल रखो, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपनी मेडिसिन का ख्याल रखो। सही है, सेहत कार्ड से मेडिसिन अच्छे नहीं मिल रहा है, इतनी सर्जरी आपकी फ्री हो गई, ये आप अपने लिए प्राइवेट ख़रीद लो लेकिन अच्छी मेडिसिन ख़रीद लो और उससे काम चला लो। चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि चाहे मेयो हॉस्पिटल हो, सर्विसेज हो, इसके अलावा जिना हो या जनरल, लोगों को, मरीज़ों को अद्वियात नहीं मिलती हैं। वो बाज़ार से लेकर आते हैं और वो अद्वियात मिलती हैं जो इंतहाई सस्ती होती हैं। तो इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपसे बड़ा फ्रेंकली बात करता हूँ कि एमरजेंसी में तो अद्वियात 100% फ्री हम देते हैं, कहा भी है, इंडोर में भी देते हैं और ऑपरेशन में भी, लेबर रूम में भी। ओपीडी में अब सिस्टम शुरू हुआ है जैसे 100% होंगी। कम कहाँ होती हैं, एक तो वो ओपीडी में कम हो जाती हैं, या कुछ ऐसी अद्वियात हैं, आपको भी पता है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है और कुछ इंपोर्ट होती हैं, जैसे आइसोफ्लोरेन है, वो हम कोटेशन पे ले रहे हैं लेकिन हमने चेन को मेंटेन किया हुआ है। एड्रेनालिन, एट्रोपिन मार्केट में है ही नहीं है। ऐसी कुछ मेडिसिन जो ब्लैक में चली गई हैं, जिनका अभी ड्रैप ने भी रेट्स अभी डिफ़ाइन नहीं किए, जो एक प्रोसेस में थोड़े अरसे बाद चला जाता है जी, इनको मार्केट में शॉर्ट कर दें, ड्रैप को ब्लैकमेल करें, ड्रैप से रेट्स ज़्यादा करें, और वो फिर डॉलर रेट ज़्यादा होने की वजह से वेंडर्स ने हमें कोट भी नहीं की। जो चीज़ें हमें विद 1 क्लिक मिल रही थी ना, आप एक लंबे प्रोसेस के ज़रिए से मिल गई हैं, और गवर्नमेंट ने उसको कोप अप करने के लिए प्रोसेस के भी शॉर्ट किया है। लेकिन ये जो है ना कि सिरिंज या फ्लूइड्स का ना होना, ये म्यू और सर्विस में तो नहीं है। मैं ख़ुद इनको जाके, मैं बाकी चीज़ों के साथ साथ पेशेंट से भी मिलता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ कि आपको मेडिसिन यहाँ से मिली है या नहीं मिली, उन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। हाँ, पायोडीन की मार्केट में भी शॉर्टेज है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इश्यूज़ बहुत हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, मेडिसिन के मसले हैं, तो इन इश्यूज़ के बारे में आप लोगों ने जो मुताल्लिक़ हुकाम है उनको आगाह किया है, तो उन्होंने क्या किया आप लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो इश्यूज़ होते हैं यूजुअली तो हम पहले तो अपने ही हेड से बात करते हैं, वो लोग फिर फर्दर जो है एमएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फॉरवर्ड करते हैं हमारे इश्यूज़। लेकिन जितनी दफ़ा हम लोगों ने कंप्लेन भी मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन किया कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लैब्स नहीं है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद होता है, रात को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग बिल्कुल, हमारे आवर हैंड्स आर टाइड, ना हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। इधर जो हमारी अपनी जो सिविल की लैब है उसमें जस्ट सीबीसी होता है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। गरीब मरीज़ आते हैं, सबको हमें बाहर भिजवाना होता है जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस है। तो
मेरे ख़्याल में जब से मैं इधर हूँ इस पर कोई एक्शन ना हुआ है, और लगता भी ऐसा नहीं है कि आगे कुछ होगा। अभी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दें, मेरा अभी इधर 14th मंथ चल रहा है, 13 महीने मैंने पूरे कर दिए, मुझे जस्ट 2 महीने की पे मिली है, बाकी मेरी सारी पे पेंडिंग में। लोग कहते हैं बजट ख़त्म हो गया, फाइनेंस वालों के पास बजट नहीं है। इस तरह इन हालात में हम लोग इधर काम करें। इससे पहले हमारी एहतजाज हुई थी, तकरीबन 6 महीने हमने हॉस्पिटल्स बंद किए थे, OPDs इंक्लूडिंग वार्ड, सिर्फ हमारे इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे थे। उसके बावजूद भी इसके लिए कुछ नहीं हो सका। तो और इनके अलावा जो इक़्तिदार में आते हैं वो तो बस अपना काम चलाते हैं। गवर्नमेंट का सेटअप इसी तरह चलेगा और हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि ये सही हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स के लवाहिकीन से भी बात की तो वो इस कदर तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला थे, उन्होंने बहुत गिले शिकवे किए डॉक्टर्स के रवैये का, नर्सिस के रवैये का। कल मैंने अपनी हॉस्पिटल की तमाम हेड नर्सिस के साथ भी एक मीटिंग की है। आने वाले कल में मैं फार्मासिस्ट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार से मीटिंग करूँगा। ये जो रवैये के ऊपर शिकायत हैं ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो बात है ऑपरेशंस की, देखिए जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं उसमें कतई कोई डिले नहीं होता, इमरजेंसी ऑपरेशंस फौरी तौर पे हो जाते हैं। कुछ एडवांस केसेस होते हैं, जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें उन्होंने सर्जन से इलेक्टिव सर्जरी करना होती है और उसके ख़ासा टाइम लगता है, कई घंटों की सर्जरी होती है। तो फिर इलेक्टिव केसेस के लिए फिर वो अलग टाइम रखते हैं ताकि जो इमरजेंसी केसेस हैं जिनको जानलेवा मसाइल दरपेश हैं उनकी सर्जरीज पहले हो जाएँ। हमारे प्रोफेसर हजरात जो हैं, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आते ही नहीं हैं। अगर आ भी जाएँ तो वो पेशेंट को चेक नहीं करते। मियां हॉस्पिटल के हद तक मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे प्रोफेसर्स, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुदा तरस हैं, वक्त पे भी आते हैं, सारा काम भी निपटाते हैं, उसके साथ उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं वो भी निपटाते हैं। ये इशू आपने भी कई मरतबा सुना होगा कि वेंट के इशू वजह से बच्चा मर गया, वेंट के इशू की वजह से फ़ला मर गया, तो क्यों नहीं हम इस वेंट के इशू को हल नहीं कर पाए? देखें, वेंटिलेटर एक मोडेलिटी है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सब चीज़ें वेंटिलेटर ने नहीं करनी। वेंटिलेटर के पीछे ह्यूमन रिसोर्स, जो वेंटिलेटर चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत अहम हैं। इसलिए हमने ये किया है कि हमने एक कमेटी बनाई है जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे वो वेंटिलेटर्स को ना सिर्फ सही चला सकेंगे, मरीज़ों का इलाज करा सकेंगे, इलाज सही तरीके से हो सकेगा, और मरीज़ सिर्फ वेंटिलेटर पे जाएगा और उतर जाएगा, और फिर वही वेंटिलेटर हम ज़्यादा सर्कुलेशन में लाके और मरीज़ों में इस्तेमाल कर सकेंगे।